और ये बात करते हैं शहर के सरताज की निकाय चुनाव की। मतलब निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। सीएम धामी एक दिन में 4 जनसभाएं कर रहे हैं। आज आपको बताते हैं उनका आज का क्या दौरा है, कहाँ जाने वाले हैं। आज चंबा सेलाकुई में जनसभा करने जा रहे हैं, हबरपुर में रोड शो करने जा रहे हैं सीएम धामी। उत्तरकाशी से खबर, जहां के पुरोला नगरपालिका में बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के कांग्रेस और बीजेपी के बागी यहां पर चुनौती बने हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्यारेलाल हेमानी यहां घर घर जाकर बीजेपी के लिए मतदान मांग रही हैं। बीजेपी नगर से रैली निकाल माहौल बनाने में जुटी हुई है। यहाँ जो मुद्दे हैं, क्योंकि 2013 में नई नगर पंचायत बनी, बड़ी समस्याएं थी। रास्ते नहीं थे, आय के साधन नहीं थे, अपना कोई भवन नहीं था, कर्मचारी थे नहीं। और इस वक्त जो नगर पालिका परिषद बनी, थोड़ा बहुत उसमें विकास हुआ है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर नगर पालिका पुरोला के, सबसे पहला मुद्दा है यहाँ का जाम का। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं शहर के सटीक समीकरण की आज अगर बात करें तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कोट द्वार की। बीजेपी कांग्रेस ताल ठोक रही है, साथ ही निर्दलीय भी यहां पर चुनावी समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जनता की जरूरतें क्या है, जनता का मूड क्या है, शहर के मुद्दे क्या है, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में है। कोटद्वार नगर निगम चुनाव बेहद दिलचस्प बन चुका है और उम्मीदवारों का इन दिनों डोर टू डोर अभियान से लेकर रैली और जनसभा का दौर जारी है। 2017 में कोटद्वार नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिला और इसमें नए इलाकों को शामिल कर कुल 40 वार्ड बनाए गए और 2018 में नगर निगम के पहली बार इलेक्शन हुए। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में कुल 1,18,433 वोटर्स हैं, जिसमें 59,866 महिला वोटर और 58,541 पुरुष वोटर शामिल हैं, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ बड़ी आबादी में मुस्लिम वोटर्स हैं, जो 23 जनवरी को मतदान करेंगे। ऐसे में शहर के मेयर के लिए बीजेपी ने पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत तो कांग्रेस ने रंजना रावत को टिकट दिया है। वहीं यूकेडी और बीएसपी के साथ ही दोनों निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। मेरी विजन पहले दिन से काम करने का है। जो भी गंभीर समस्या है, ज्वलन समस्या है, चाहे मोटर नगर हो, सब्जी मंडी का सेपरेशन हो, ऑटो स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, ट्रेंचिंग ग्राउंड हो, आपके आवारा पशुओं का विषय हो, इन चीज़ों को सबसे मजबूती के साथ जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता होगा काम, मैं 100% धरातल पर पहले दिन से उतारने का प्रयास करूंगा। सरकार आती है हमारी तो हम लोग टैक्स नहीं लागू होने देंगे। आपका सिटी बस का मुद्दा है, जो दूर से आते हैं सिटी बसेस लगाएंगे हम यहाँ पे। ट्रेंचिंग ग्राउंड में हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जिससे रिसाइकिलों के कूड़े का खाद बने। लाइब्रेरी बनवाएंगे अपने बच्चों के लिए, यहाँ पे हम लोग पार्क्स, मिनी पार्क्स बनवाएंगे। तकरीबन 47,000 पूर्व सैनिक, आश्रित और उनके रिलेटिव कोटद्वार में निवासरत हैं और उनमें से मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार 12 साल पहले एक घटना को अंजाम दिया गया। सभी प्रत्याशी जनता के बीच उन्हें वोट करने की अपील लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं जनता ऐसे प्रत्याशी को मेयर पद पर चुनना चाहती है जिसके पास शहर को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने का विजन हो। और जनता का कहना है कि जो शहर के बड़े मुद्दे पानी, सड़क, सीवर, शौचालय, साफ सफाई, पार्क, पार्किंग, महिला सुरक्षा को हल करने की बात करेगा, जनता उसे चुनेगी। मैं चाहती हूँ कि मेन कंसर्न हो सड़कों की साफ सफाई हो और जो स्ट्रीट्स, डॉग वगैरह या फिर काऊ वगैरह होते हैं उनके लिए कोई शेल्टर प्रोवाइड हो, ताकि ये इन गायों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट क्रिएट हो जाते हैं। की हालत आपको पता ही है। और दूसरा मुद्दा ये बताना चाहूँगा मैं आपका कि जो ये आवारा सांड रहते हैं, ये एकदम से कभी आ जाते हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो हल्के चला रहे हो चाहे तेज़ चला रहे हो, कभी भी एकदम से आ जाते हैं। और मेन रहेगा, जैसे मैं आपको बताया, मैं मतलब सुबह यहाँ कोचिंग आता हूँ तो इतना अंधेरा रहता है ना, वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। नगर निगम की चुनावी जंग जारी है और सभी उम्मीदवार जी जान से प्रचार में जुटे हैं, लेकिन देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। न्यूज 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, पहाड़ में स्नोफॉल के बाद पर्यटन ने ऑफ सीजन में रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर इस समय बर्फबारी के लुत्फ को उठाने पहुंचे हुए पर्यटक रोमांचित महसूस कर रहे हैं। इन नज़ारों को देख के वो खुश हो रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई स्थानों पर आवाजाही की दिक्कतें भी स्थानीय लोगों के लिए और पर्यटकों के लिए मुसीबत बन रही है। मगर इन सड़कों से बर्फ को हटाने का काम भी तेजी से चल रहा है। कुछ सड़कें बाधित भी हैं, जिनको खोलने का काम करा जा रहा है। हालांकि इन सब के बाद पर्यटक यहाँ पर बेहद खुश है और पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गुलाबी कांठा ट्रैक पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। इन पर्यटकों को देखेंगे आप तो इनके आनंद का अनुभव आप लगा सकते हैं। यहाँ पर जत्थों के साथ पहुंच रहे पर्यटन और पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने इन घाटी के दीदार करने के लिए पहुंचे हुए पर्यटकों की तारीफ की है। बर्फबारी के बाद ये घाटी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, जिसको देखने के लिए, इसके नज़ारों को मोबाइल फ़ोन में कैद करने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इससे पर्यटन मंत्रालय भी काफ़ी खुश है, क्योंकि इस बार भारी संख्या में पर्यटक पहुँच रहा है उत्तराखंड। और अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं, चमोली के मौसम के बदलने के साथ ही कल ऊंचाई वाले इलाकों में, जिसमें बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी जो है पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोड और पैदल रास्ते बंद हैं। मुनस्यारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग कालामुनी के पास बर्फबारी के कारण बंद है। व्यास, दारमा और चौदास घाटी भी भारी बर्फबारी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर भी रास्ते बाधित हैं। चक्राता के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हालांकि आज देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में मौसम खुला हुआ है और धूप खिली हुई है। अब आप ये जानिए कि उत्तरकाशी में ऊपरी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री में बर्फबारी हुई है, बागेश्वर में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। इसमें आप देखेंगे कापोट के बदियाकोट, सौराग, बाछम और खाती के साथ ही पिंडर घाटी के गांव में जमकर बर्फबारी हुई है। अल्मोड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी इस समय चल रही है। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में मौसम खुला हुआ है आज और धूप खिली हुई है। उधर बागेश्वर के प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले की अगर बात की जाए तो देखिए, आज से शुरू होगी इसकी भव्यता। ये मेला हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है और मेले को देखते ही लोगों में उत्साह भी समझा जाता है। मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्नान करते हैं। इस साल मेले में भव्य झांकियों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सर्दियों में इंसान का बाघों के साथ संघर्ष बढ़ जाता है। कोविड के आसपास इस संघर्ष में मंगलवार से गुरुवार तक महज इतने थोड़े से समय में 3 अलग अलग जगहों में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं ठंड में बाघों के हमले को रोकने की अब क्या रणनीति विभाग ने बनाई है, इस पर देखिए रिपोर्ट। बाघ के साथ बढ़ रहे इंसान के संघर्ष की घटनाओं ने वन्यजीव प्रेमियों के माथे पर भी बल डाल दिए हैं। वन्यजीव प्रेमी मानते हैं कि सर्दियों में लोगों का जंगल में दखल बढ़ता है। लोग चारा पत्ती और लकड़ी के लिए जंगल का रुख करते हैं और ये सीजन बाघों के समागम का भी होता है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष में इजाफा देखने को मिलता है। ऐसे में जंगलों की केयरिंग कैपेसिटी पर भी रिसर्च की जरूरत है। तो जंगलों पर निर्भरता सबसे पहले कम करनी पड़ेगी। दूसरा, अंदर का जो वास स्थल है वो सुधारना पड़ेगा, जिससे बाघ जो है उसको भोजन अंदर मिले और उसको बाहर न भटकना पड़े। साथ ही साथ जो कॉरिडोर्स हैं जो वो पुनर्स्थापित किए जाएं, जिससे कि बाघों का जो आवागमन हो वो एक जंगल से दूसरे जंगल में फ्री हो मूवमेंट।
और कैरिंग कैपेसिटी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब संख्या बढ़ती है तो उससे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। वन विभाग भी मानव वन्यजीव बढ़ते संघर्ष से चिंतित है। फिलहाल वो ग्रामीणों के लिए चारा पत्ती और लकड़ी का इंतजाम करने की बात कर रहा है, जिससे लोगों का जंगल में जाना कम हो सके। इसके साथ ही आने वाले समय के लिए भी एक कार्य योजना बनाने के लिए उच्च स्तर को लिखा जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना पड़ेगा। अभी हमको ऊपर के लिए उच्च स्तर के लिए भी लिख रहे हैं कि एक 5 ईयर प्लान जैसा हमको बनाना पड़ेगा। कहीं भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहीं टूरिज्म का पैसे जो होता है उसके अभी कोई कुछ रिवॉल्विंग फंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए रखे, ताकि जो भी पैसे अर्निंग हो रहा है हमारा टूरिज्म, वो पैसे थोड़ा या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए भी मिल जाए। हर साल सर्दियां कॉर्बेट के आसपास के ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। बाघ और इंसान का टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में विभाग को जल्द ही कुछ ठोस उपाय करने होंगे, जिससे कि इस संघर्ष को कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां के कनकल थाना क्षेत्र में एक 68 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जी हां, बुजुर्ग सुरेशानंद ने 2 साल पहले ही जूना अखाड़े से जुड़कर संन्यास लिया था। वो शांति भवन में अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। रविवार देर रात उनके फ्लैट में उनका शव रस्सी से लटका मिला। पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। मृतक की पत्नी का कई सालों पहले निधन हो गया था। उनके बच्चे दिल्ली में रहते हैं। पौष पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर स्नान करने के लिए यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह ही यहां पर ब्रह्म मुहूर्त में हरकी पैड़ी पर स्नान करने वालों की भारी भीड़ पहुंची हुई थी और इस समय और ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। पौष पूर्णिमा का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रद्धालु दूर दूर से गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। आज के अमृत स्नान के साथ ही प्रयागराज में भी महाकुंभ का विधिवत आगाज हो गया है। पूरी परिवार फैमिली से आया है और बहुत संगत है, बहुत सुरक्षा बहुत बढ़िया है। यहाँ का सुरक्षा देख के बहुत सुंदर लगा। नहाने में क्या दौरान? नहीं, बस सर्दी उतना कोई ज़्यादा नहीं है, बस खाली एक बुड्डी मारो और सारा सर्दी खत्म। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने के लिए हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम हरकी पैड़ी पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। शास्त्रों में पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान और अन्य पवित्र नदियों के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए दूर दूर से दूसरे राज्यों से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हरकी पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 4 बजे से ब्रह्म कुंड पर ब्रह्म मुहूर्त से ये जो सिलसिला है गंगा स्नान करने का ये जारी है। भीषण सर्दी होने के बावजूद भी लोग जो आस्था है वो सर्दी पर भारी पड़ रही है और लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज प्रयागराज में आज से अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का भी आगाज़ हो रहा है और महाकुंभ के अमृत स्नान के साथ हरिद्वार में ब्रह्म कुंड पर भी लोग पवित्र नदियों में, पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। इस पर आपको बता देते हैं कि राजधानी देहरादून के अलावा कई जगहों पर अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार में भी नेशनल गेम्स की तैयारियां जोरों पर है। देखिए रिपोर्ट। देश में खेलों के सबसे बड़े आयोजन राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून पहुंचकर राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। हरिद्वार में भी राष्ट्रीय खेलों की 3 प्रतियोगिताएं होनी हैं, जिनमें हॉकी, कुश्ती और कबड्डी शामिल हैं। हरिद्वार में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं के लिए सरकार और खेल विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला हॉकी ग्राउंड तैयार किया गया है। वहीं विशाल इंडोर स्टेडियम में कबड्डी और रेसलिंग खेल आयोजित होंगे। जितने भी हमारा इंफ्रा है वो सारा इंटरनेशनल लेवल का है, तो जितने भी प्लेयर्स आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारा जो रेसलिंग हॉल नया बना है वो भी पूरा इंटरनेशनल लेवल का है। उसी हॉल में कबड्डी भी होनी है और हॉकी का हमारा पूरा हॉकी स्टेडियम है जो एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है। हरिद्वार खिलाड़ियों की भूमि है। वंदना कटारिया, ऋषभ पंत और मनीषा चौहान जैसे खिलाड़ी हरिद्वार से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए आयोजित किए जा रहे कैंपों में दूर दूर से पहुंचे खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। स्थानीय खिलाड़ियों को उम्मीद है कि हरिद्वार की धरती पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना न सिर्फ गर्व की बात है, बल्कि वे अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। नेशनल गेम से इतनी उम्मीद है जी, हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छा रहने का मिल रहा है। वो साहब भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं पूरे जी और जान से मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि हम मेडल लाएं। मेडल जरूर आएगा उत्तराखंड का, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो रही है। कैंप में सुविधा भी बहुत अच्छी है, खाने का रहने का बढ़िया मिल रहा है। आपका मेडल जरूर आएगा। अगर भविष्य में भी अगर हमारे राज्य के, उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों को आगे पहुंचाना है तो ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी खिलाड़ियों को, तभी तो हमारे राज्य के खिलाड़ी ना कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इंडिया टीम का हिस्सा बनकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली तो यहाँ खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए गए, जो लंबे वक्त तक स्थानीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को धार देते रहेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्साहित खिलाड़ी खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड का नारा दोहरा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और ये बढ़ते आगे, आपको बताते हैं देहरादून में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में सीएम धामी ने प्रवासियों से अपनी मातृभूमि के विकास के लिए आगे आने की अपील की। और देखिए, इस सम्मेलन में 17 देशों से 64 से ज्यादा प्रवासी डेलीगेट्स भाग लेने पहुंचे। नवंबर 2024 में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित करने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रवासियों ने विदेशों में अपना मुकाम हासिल किया है। अब उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल मातृभूमि के उत्थान के लिए भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से एक एक गांव गोद लेने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजत जयंती वर्ष देवभूमि के लिए खास रहने वाला है। प्रवासी प्रकोष्ठ गठित कर दिया है, उसकी प्रक्रिया हमारी हो चुकी है पूरी, और उसके प्रवासी परिषद के माध्यम से सारे लोग जो है हमारे इससे जुड़े रहेंगे। हम उनसे लगातार संवाद करते रहेंगे, उनके विचार हमको मिलते रहेंगे। और ये हमने इस बार दोनों शुरुआत की है, पहले देश भर के रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों से, और अब विदेशों में और पूरी दुनिया भर के रहने वाले प्रवासियों से। ये एक हमारी नई शुरुआत हुई है, और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन नए वर्ष का हमारा पहला सम्मेलन है, और ये वर्ष हमारे लिए कुछ खास होने वाला है। इस मौके पर दुनिया भर में उत्तराखंड का परचम लहरा रहे प्रवासियों ने भी अपने विचार साझा किए, जिनमें बेरीनाग निवासी दुबई में रहने वाले गिरीश पंत, जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय बच्चों को निकालने में अहम भूमिका निभाई। चाइना में इंडिया रेस्टोरेंट की चेन चलाने वाले टिहरी निवासी देव रतूड़ी, अमेरिका में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करने वाले विजय शर्मा आदि शामिल थे। साल में जो विकास हुआ तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि पहले हम गांव जाने में कतराते थे, क्योंकि पैदल 14-15 किलोमीटर जाना पड़ता था गाड़ी पकड़ने। आज घर के पास गाड़ी आती है तो हम गाड़ी लेके जाते हैं। और दूसरा, गाँव की संभावना इसलिए कि हमने जो परेशानियां देखी हैं, तो हम चाहते हैं जो आने वाली जनरेशन है हम उनके लिए कुछ कर पाएं। हम अपनी सैलरी से अपने लोगों की तरफ से जो कुछ गाँव के लिए कुछ कर पाएं, ये बहुत बड़ी खुशी होगी मुझे। हॉस्पिटैलिटी ऐसा है, ये देवभूमि है, और हमारे यहाँ जो है ना एक प्रिस्टीन ब्यूटी है, जो कि जिसे कि अनटच्ड ब्यूटी कहा जाता है। मैं कम से कम जो है 30 देशों में घुमा हुआ हूँ। स्विट्जरलैंड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ से, हमारे यहाँ इतनी क्षमताएं हैं, ठीक है, लेकिन क्षमताओं के साथ साथ उनका डेवलपमेंट जरूरी है, और ये हॉस्पिटैलिटी में है, साथ साथ आपका जो मेडिकल टूरिज्म है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर अभी तक 30 प्रवासी गाँव को गोद लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। सम्मेलन में आए प्रवासियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिमूर की परफ्यूम और उत्तराखंडी टोपी पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों से संवाद का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सरकार जल्द ही प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।